जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। जैसे कि हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसका स्टैट्स वाला पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे। मीनवाइल आपका जीके का पोर्शन और जनरल इंग्लिश कंप्यूटर का पोर्शन साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो स्टैट्स के पोर्शन में हमने तीन अभी तक लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिन लेक्चर्स में हमने आपके मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, देन क्वेश्चनियर, देन टैबुलेशन, ये सब कवर कर लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इस टॉपिक को कंसेप्ट पूरा आज कर लेंगे, सारे फॉर्मूलाज वगैरह जहां से भी लिमिटेशंस और जो भी है ड्रॉबैक्स वो सब देख लेंगे। उसके बाद आपके एमसीक्यूज के थ्रू इन क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन आपके पिछली बार एग्जाम में आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने थोड़ा भी पता पढ़ा होता तो आप उसको इजिली कवर कर सकते थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट समझो कि हमने जब स्टार्ट किया, स्टैट्स पढ़ना शुरू किया, हमने कहा स्टैट्स में हमने क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, ये सब चीजें आती हैं। सबसे पहले हमने स्टैट्स में पढ़ा डेटा कलेक्शन। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो देयर आर टू मेथड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड, ठीक है। जब हमने डेटा को कलेक्ट कर दिया, वो रॉ डेटा था, फिर हमने क्या किया, उसको एक क्लासीफाई किया, डेटा को क्लासीफाई किया, मतलब ये किसी की हाइट है, ये वेट है, अलग अलग जगह में उसको क्लासीफाई कर दिया। फिर क्लासीफाई डेटा से हमने उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसको आप बोलते हैं टेबुलेशन। फिर इससे हम डायग्राम्स बनाते हैं, जिसको बोलते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वगैरह से डायग्राम्स बनाते हैं। वो आप क्या, अब आपका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, मान लो 50 कोई वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। एक 25 लिखे हुआ है, 26 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है। अब इतना बड़ा डेटा है, आप क्या करते हो, उस डेटा की एक सेंट्रल वैल्यू को शो कर देते हो, जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। इसी सेंटर वैल्यू को हम बोलेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो डेटा है उसको कंडेंस करता है, एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर मिलता है जो उस पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। इन्हीं को हम एवरेजेस कहते हैं। जैसे मान लो एक कश्मीर से आप जम्मू, श्रीनगर से जम्मू आए। अब रास्ते में आपकी गाड़ी की स्पीड कभी 60 किलोमीटर पर आवर भी हुई होगी, कभी 70, कभी 80, कभी 40 भी हुई होगी, कभी 30 भी हुई होगी, ठीक है। तो अब आप जब जम्मू पहुंचोगे तो आपको अगर कोई पूछेगा, आप ये थोड़ी बोलोगे कि यार मैं पूरे रास्ते में, ऐसे बताओगे पहले 30 पे चला, फिर 60 पे, फिर 80 पहुंचा, फिर 40 हुआ, नहीं। आप एवरेज बोलोगे, उन सबका एवरेज लेके बोल दोगे मान लो मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एवरेज चला। तो यही उस पूरे डेटा को आपने एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट, ठीक है। इसी को एवरेजेस बोलते हैं। और ये हमने तीन मेन पढ़नी है, मीन, मीडियन, मोड, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको समझ गए, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है इंटायर ग्रुप ऑफ डेटा की, जिसकी वजह से हम पूरे डेटा को करेक्टराइज कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब एक अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक अच्छा एवरेज किसको माना जाए, उसको माना जाएगा जो इजी से अंडरस्टैंड हो जाए, आप उसको इजीली कैलकुलेट कर पाओ। ये नहीं है उसकी कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट हो कि तुम बैठे रहे पूरे दिन। उसको इंटरप्रेट, उसको समझना इजी हो, ठीक है। दूसरा, वो सारी डेटा में, जो भी देखो डेटा में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होंगी ना, उन सब को लेके चले। मतलब मान लो 10 ऑब्जर्वेशन हैं जिनका एक डेटा बना हुआ है, मतलब 25 नंबर है, 26, 27 है, 20 है, 18 है। इन सब की वजह से वो एवरेज कैलकुलेट, एवरेज तो एक ही नंबर होगा, बट वो इन सब की हेल्प से हो, ठीक है। तो मतलब बेस्ड हो ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। अनड्यूली इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू का उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हमें ये पॉइंट भी। या एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मान लो एक वैल्यू थी 20, एक वैल्यू थी 23, एक वैल्यू थी 25, एक वैल्यू थी 26, और अब एक वैल्यू आ जाए 600, 600 आ गई। अब ये वैल्यू जो है इस पूरे के डेटा को इफेक्ट कर देगी। जब हम इसका सम करके डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, तो ये तो इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा बन जाएगी, जो एवरेज नहीं होगी एक्चुअल में, ठीक है। तो बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यूज का ज्यादा इफेक्ट उस पर नहीं होना चाहिए, हमें इस तरह की एवरेज लेनी है, ठीक है। जब आप एक एक करके पढ़ोगे ना, मीन, मीडियन, मोड, फिर आप समझोगे किस में एक्सट्रीम वैल्यू का ज्यादा इफेक्ट होता है, किस पे कम इफेक्ट होता है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंट्रल टेंडेंसी या जो एवरेजेस हम मेजर करते हैं, उसमें दो पार्ट आ जाती है। एक होती है मैथमेटिकल एवरेजेस, एक होती है पोजिशनल एवरेज। देखो जो मैथमेटिकल एवरेज है, इसमें हमने मीन के बारे में पढ़ना है। मीन तीन तरह के होता है, एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, और एक होता है हार्मोनिक मीन। आज मैं आपको अर्थमेटिक मीन पढ़ाऊंगा यहाँ से। जो ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन, वहां से क्वेश्चन नहीं आया आपको, तो अभी मैं उसको नहीं टच कर रहा। अभी मैं आपको अर्थमेटिक मीन ही पढ़ाऊंगा, जहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे लगेगा यहाँ से भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसका एक होता है पोजिशनल एवरेज, इसको बोलते हैं, इसमें कौन है, मीडियन और मोड। क्या है मीडियन? मतलब आपने मीन पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ये तीन चीजें आपने कवर करनी है। इसको मैथमेटिकल एवरेज, इसको पोजिशनल एवरेज क्यों बोलते हैं, वो जब हम समझेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसकी ऐसा नाम क्यों रखा गया, ठीक है।
यहां तक तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। हमने क्या सीखा, हमने बोला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक सेंट्रल वैल्यू बताता है पूरे डेटा की, ठीक है, एक तरह की एवरेज बताता है। फिर मैंने आपको ये बोला कि वो जो डेटा होगा उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उस एवरेज के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो इजी टू कैलकुलेट इंटरप्रेट होना चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू का उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और सारे जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन उन सब के बेसिस पे वो एवरेज कैलकुलेट होनी चाहिए। मैंने आपको यही समझाया, ठीक है। अब एक एक करके कंसेप्ट को पढ़ते हैं। देखो अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है। कोई भी डेटा है, अगर आपने उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप क्या करो, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम कर दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन आप सबको निकालना आता है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसके दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ऑल्दो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप पेपर से किस मेथड से पढ़ रहे हो, बट मैं फिर भी आपको बता दूंगा। देखो सिंपली पहले मैं कुछ ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ, एक 7 9 12 15 5 4 11, ठीक है। कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 7। तो मीन, अगर हमें इसको मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन जिसे कहते हैं, उसका उसको निकालने का तरीका है, इन सबको ऐड करो, 7 + 9 + 12 + 15 + 5 +4 + 11 डिवाइडेड बाय कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 7। इनका सम जो होता है वो होता है 63, और 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मीन निकल गया 9। तो जब भी आपको मीन निकालना हो तो आप क्या करोगे, सभी ऑब्जर्वेशन का सम करोगे और डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मीन, ठीक है। अब आपने यहां से क्या सीखा, अब यहां से आपने जो जो सीखा वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात, क्या मीन निकालते वक्त आपने सभी ऑब्जर्वेशन को लिया, तो बिल्कुल, मतलब ये सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। ध्यान से समझो, यहीं से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता चलेंगे, ये अच्छा करेक्टर सेंटर ऑफ मेजर टेंडेंसी है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होके निकलता है, तो बिल्कुल सभी के बेसिस पे निकलता है। दूसरा, हमें हमने क्या देखा, क्या एक्सट्रीम वैल्यू का इस पे इफेक्ट होगा, तो बिल्कुल इसका एक्सट्रीम वैल्यू पे, मीन पे बहुत इफेक्ट होता है। क्यों, मान लो इस 11 की जगह मैं 500 ले लेता, तो यहां पर 500 आ जाता। 500 आने की वजह से ये डेटा बहुत बढ़ जाता, इसका मतलब इसका मीन बहुत ज्यादा आ जाना था। जब देखो, बट एवरेज इसका मीन 9 आ रहा है, बट अगर मैं एक वैल्यू भी इसकी बड़ी ले लेता हूँ, बहुत बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, तो जहां पर इसका मीन 9 आना था उसकी जगह मान लो मीन जो है 60-70 आना शुरू हो जाएगा। तो देखो कितना डिफरेंस पड़ेगा, इसका मतलब एक्सट्रीम वैल्यू का इस पे बहुत असर होता है, ठीक है। तो यही अभी आपको मैं जब इसके कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगा ना, यहाँ पे देखो देखो, सबसे पहली बात, मीन जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है, बिल्कुल इजीली कैलकुलेट हो गया ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन ली थी, हाँ सभी को ऐड किया था हमने, तो बिल्कुल बेस्ड है। वेल डिफाइंड है, ये भी है। और इसको आप फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मीन की हेल्प से हम वेटेड एवरेज भी निकाल सकते हैं, कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं। इसको हम फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। बट मेन ये था कि इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, ये इसका मेरिट है, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, अनड्यूली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, तो मतलब एक्सट्रीम वैल्यू का इस पे बहुत असर होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सट्रीम वैल्यू का इस पे बहुत ज्यादा असर होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या आप क्वालिटेटिव डेटा निकाल सकते हो। मैं आपको बोलूं कि 10 मैंने लड़कियां खड़ी कर दी, उसमें सबसे ब्यूटीफुल कौन है, अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसका मीन निकालना है, भाई कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो, या मैं 10 बंदे खड़ा कर दूं, मैं पूछूं आपको इनमें से सबसे इसका मीन निकालो कि ऑनेस्टी का मीन कितना है, आप निकाल सकते हो। भाई कोई ऑनेस्ट है या नहीं है, कोई ब्यूटीफुल है या नहीं है, बात ही खत्म है। तो इसका मीन नहीं निकलता, मतलब जो भी क्वालिटेटिव डेटा है उसका हम मीन नहीं निकाल सकते, ठीक है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये भी है, इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम मीन को ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल सकते। बट इसको छोड़ के जो मीडियन और मोड है उसको हम ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। भाई कोई इसमें ऐसा है जो अटपटा था जो तुम्हें समझ नहीं आया हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सर मीन क्या होता है। मीन एक तरह का हमारा मैथमेटिकल एवरेज है, जिसको निकालने के लिए हम जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, ठीक है। तो हमारा मीन निकल जाता है। फिर मैंने आपको मीन निकालते वक्त सभी वैल्यूज को यूज किया, इसलिए मैंने आपको बोला मीन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द
डेटा। बट इसका लिमिटेशन ये है कि एक्सट्रीम वैल्यू अगर आ जाएगी तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट उसकी वजह से हो जाएगा। तो बस यही तो इसका फायदा नुकसान हमें देखना था, इसको कैलकुलेट करने का हमें समझना था। इसका जो शॉर्टकट मेथड है और भी जो आगे फ्रीक्वेंसी वाले वो हम कभी और देखेंगे जब मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा। मुझे आज आपको तीनों मेथड, क्योंकि ये तीनों रिलेटेड हैं, इनके लिमिटेशन मेरिट्स एक साथ चलेंगे, इसलिए मैं आपको तीनों तीनों के मेन मेन फॉर्मूलाज ये बता दूंगा ताकि एक बार इसका कंसेप्ट बन जाए। फिर जब टैबुलेशन और इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले सेशन में, वहां पर बाकी रहती हुई चीजें भी मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, वो मेरे पे छोड़ दो, पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में कई बार कंबाइंड मीन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बहुत बार पेपर में कंबाइंड मीन से क्वेश्चन, ऑल तो जेकेएसएसबी ने तो अभी तक नहीं पूछा, बट कंबाइंड मीन से भी क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती है। अब कंबाइंड मीन क्या होता है ये समझो। ठीक है, देखो कंबाइंड मीन किस कंसेप्ट को बोलते हैं। मान लो अगर आपकी दो ग्रुप ऑफ डेटा है, ठीक है, मान लो दो ग्रुप ऑफ डेटा है हमारे पास, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है N1 है और एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन N2 है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 है, दूसरी ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन N2 है। ठीक है, इसका मीन हमें दिया हुआ X1, इसका मीन दिया हुआ हमें X2। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, दो ग्रुप है हमारे पास, डेटा के दो ग्रुप है, एक ग्रुप में इतनी ऑब्जर्वेशन हैं, मतलब इतनी नंबर्स हैं, उनका मीन ये है, और दूसरे ग्रुप में इतनी ऑब्जर्वेशन, उनका मीन ये है। तो बोलता है दोनों का कंबाइंड मीन निकालो। तो कैसे निकालोगे? जब भी हमें कंबाइंड मीन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को उसके मीन के साथ मल्टीप्लाई, प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को उसके मीन के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय दोनों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम कर देंगे, तो ये हमारा कंबाइंड मीन निकल जाएगा। इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तुम्हें इसमें कोई गलती नहीं करनी है। सर हमें निकाल के बता दो, कोई क्वेश्चन के थ्रू समझाओ। देखो, अगर मैं कहता हूं कि एक क्लास है हमारे पास जिसमें 4 बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, ये मैं बोलता हूं आपको, एक क्लास है उसमें 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, और जो एवरेज मार्क्स जो बॉयज ने लिए हैं वो हैं 20, और एवरेज मार्क्स जो गर्ल्स ने लिए हैं वो हैं 30। ठीक है, गर्ल्स ज्यादा पढ़ती हैं तो एवरेज मार्क्स उनका 30 है, और लड़के कम पढ़ते हैं तो उनका एवरेज मार्क्स 20 है। ठीक है, हमें इनका कंबाइंड में निकाला, मतलब क्लास की, पूरी क्लास की एवरेज निकालनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे करो? क्वेश्चन क्या था, एक क्लास में अगर 4 बॉयज उनका मीन है 20, और अगर 3 गर्ल्स हैं उनका मीन आ रहा है, जो नंबर्स का वो आ रहा है 30, तो हमें पूरी क्लास की एवरेज है। तो मैंने आपको बोला है कैसे करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो उसके मीन के साथ, प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दो उसके मीन के साथ, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के सम के साथ। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4, इनका मीन कितना है 20। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 3, और इसका मीन कितना है 30। इसमें क्या है, तो डालो वैल्यू। तो पहले में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 थी, मीन था 20, दूसरे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, मीन था 30, और डिवाइड कर देना हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के सम के साथ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो हवा में उड़ा लोगे आप क्वेश्चन। ठीक है, और आपके स्टैट्स के क्वेश्चन आए भी इजी थे, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई 80 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 90 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया 170 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको डिवाइड कर लो, 24.3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं करा, हमने कंबाइंड मीन निकाला। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय उनका मीन, उसको हमने ऐड किया सेकंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड ऑफ इट्स मीन, और डिवाइड कर दिया हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के सम के साथ, तो आपका कंबाइंड मीन निकल गया। अब अगर पेपर में आपको मीन निकालने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, भाई पिछली बार जो क्वेश्चन आया था ना, जब नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन लेंगे उसमें करवाऊंगा, उसमें था कि एक डेटा दिया हुआ था, बोला गया इसका मीन निकालो, इसका मोड निकालो, इसका मीडियन निकालो, और बताओ कि मीडियन ज्यादा आया, मोड ज्यादा आएगा, मीन ज्यादा आया। तो आपको पढ़ा होगा तो पता होगा ना। ठीक है, तो ये समझ आओ, शायद रेंज का क्वेश्चन था वो भी बता दूंगा। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट यहां से अराइज होता है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे, पहले तो टॉपिक के साथ रिलेट करके चलो कि पढ़ क्या रहे हो। हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस, उसमें हमने मैथमेटिकल एवरेज में मीन को स्टडी किया, अर्थमेटिक मीन। अब हम पोजीशन एवरेजेस को जाएंगे। इसको मैथमेटिकल एवरेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सभी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू के बेस्ड है। इसको पोजीशन एवरेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वैल्यूज इसमें सारी हम इंक्लूड नहीं करते। देखो इसको जब मैं कैलकुलेट करूं, इसमें हम पोजीशन लेके चलते हैं। अभी मैं जब इसको समझाऊंगा तो आपको कवर हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे मीडियन क्या चीज होती है, फिर हम मोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम डेली डोज जो देखते हैं उसको करके क्लास को कंक्लूड करेंगे। क्लास कितनी लंबी जा रही है उस पर मत फोकस करो, ये देखो कि कंसेप्ट, एक टॉपिक तो एटलीस्ट एक दिन का कवर होना है। आपकी वैसे ही क्लास दूसरे तीसरे दिन होती है। तो देखो मीडियन क्या है,
मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वी डिवाइड द होल सेट ऑफ डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट। मीडियन वो वैल्यू है वेरिएबल की जो होल सेट ऑफ डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इट इज द वैल्यू सच दैट इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन आर अबव इट एंड 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन आर बिलो इट। क्या बोल रहा है यार, क्या सच पागल बनाया हुआ है। देखो मैं आपको यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 2 3 2 5 6 7, ठीक है, और 8, ये नंबर लिख दिए मैंने, ठीक है। अब मुझे इसका मीडियन निकालना है। मीडियन वो वैल्यू होगी जिस वैल्यू से आधी वैल्यूज ऊपर होंगी और आधी वैल्यूज नीचे होंगी, ठीक है। तो देखो इस वैल्यू से 3 वैल्यूज पीछे हैं और 3 वैल्यूज आगे हैं। इस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। यही है भाई मीडियन, और कोई मीडियन कोई बहुत बड़ी तूफान नहीं है। मीडियन ये है, एक ऐसी वैल्यू आपको डेटा में ढूंढनी है जिस वैल्यू से आधी वैल्यूज ऊपर हो और आधी वैल्यूज नीचे हो, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मीन बोलेंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। इसको बोल देंगे हम मीडियन बोलेंगे। और सबसे पहली बात, इसमें एक गड़बड़ की है मैंने। क्या गड़बड़ की है, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा। जब भी आपको मीडियन निकालना है सबसे पहले आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। जैसे सबसे छोटा पहले लिखो 2, फिर उससे बड़ा 2, दोनों एक बार है, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8। पहले इस ऐसे लिखना है, उसके बाद आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। मतलब 3 वैल्यू छोड़ दी यहाँ से, 3 वैल्यू यहाँ से, तो ये बीच वाली वैल्यू आपकी क्या आ गई, मीडियन आ गई। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या मीडियन जो है सभी वैल्यूज को लेके कैलकुलेट किया मैंने वैल्यूज को तो सम भी नहीं किया। मैंने इन 3 वैल्यू को भी छोड़ दिया, इन 3 वैल्यू को भी छोड़ दिया। मैंने एक पोजीशन ली है। तो मीडियन एक पोजीशन है, एक ऐसी पोजीशन है जिस पोजीशन से आधी वैल्यूज ऊपर हैं, आधी वैल्यूज नीचे हैं। ये सभी वैल्यूज के ऊपर बेस नहीं होता, ठीक है। ये सभी वैल्यूज को लेके नहीं चलता। इसका निकालने का सिंपल तरीका, हमें वो पोजीशन निकालनी है जिस पोजीशन से 50% वैल्यूज ऊपर हैं और 50% वैल्यूज नीचे हैं। अब मान लो एक्सट्रीम वैल्यू 8 की जगह में 1000 ले लेता हूँ। 8 की जगह मैंने वैल्यूज क्या ले ली, 1000 ले ली, क्या ले ली, 1000 ले ली। क्या इसमें कोई फर्क पड़ा, ये तो 5 का 5 ही रहा। क्यों? क्योंकि ये तो पोजीशन है। इसका मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज का मीडियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। भाई ये चीजें समझो। अगली बार क्या पता एमसीक्यू में क्वेश्चन मत पूछे पेपर में आपको कि आप इसको निकालो मीन मीडियन को, ये पूछ ले कि क्या मीडियन पे एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट होता है कि नहीं होता। भाई मैंने बता दिया नहीं होता है। ऊपर एक्सट्रीम वैल्यू 8 थी, अब दूसरे केस में मैंने एक्सट्रीम वैल्यू 1000 ले ली, क्या फर्क पड़ा, नहीं। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मीडियन आपका पोजीशन है। अगर इस पोजीशन में 5 आ जाए तो आगे ऊपर नीचे जो मर्जी वैल्यू ले लो, क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई फर्क हमारे मीडियन पे नहीं पड़ता। ये पॉइंट अपने याद रखना है। क्या ये सभी ऑब्जर्वेशन के बेसिस में होता है, तो नहीं। हमने कौन सा इधर ऑब्जर्वेशन को ऐड किया है, ये जस्ट एक पोजिशनल एवरेज है। हम एक ऐसी पोजीशन निकालते हैं जिससे 50% वैल्यूज ऊपर होती है, 50% वैल्यूज नीचे होती है, ठीक है। अब पेपर में आपको इतना इजी थोड़ी आएगा कि 3 आप नीचे कर लो, 3 ऊपर कर लो, बीच वाली वैल्यू नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूलाज हैं इसको निकालने। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले आपने जो भी डेटा आएगा, अगर आपने उसको मीडियन निकालना है, समझो कोई भी डेटा आएगा, जैसे यही डेटा था 2 2 3 5 6 7 8 की डेटा है। सबसे पहले आपने इस डेटा को क्या लगाना होता है, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो मैंने लगा दिया। ये सब असेंडिंग ऑर्डर, पहले 2 है, उसके बाद 3 आता है, फिर 5 फिर 6 फिर 7 8, आपने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें। अब इधर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को गिनना है, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 7। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ध्यान सुनो, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगी, क्या होंगी, ऑड होंगी, तो आप मीन कैसे निकालोगे उसको, ध्यान से सुनो। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होगी तो मीन निकालने का तरीका है, वो जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितनी है, 7, उसमें एक ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 के साथ। इस फॉर्मूला को बोलते हैं n+1/2। क्या बोलते हैं, n+1/2, ठीक है। तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 8/2 कितना हो गया, 4। इसका मतलब आपकी जो फोर्थ नंबर वाली ऑब्जर्वेशन होगी वही आपका मीडियन होगी। फोर्थ नंबर वाली कौन सी ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4, तो यही आपका क्या आएगा, मीडियन आएगा, ठीक है। भाई इधर तो आपको इजीली वो वाला क्वेश्चन हो रहा है कि सिंपल क्वेश्चन लिया, बट अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ना तो आपको फॉर्मूला यूज करना। तो मैं आपका सिंपल फॉर्मूला है, जब भी आपको मीडियन निकालना है तो आपको क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को गिनना है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर पे आ रही है तो सिंपली जितनी ऑब्जर्वेशन उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा उस नंबर वाली ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन होगी। जैसे एक क्वेश्चन और करके बता देता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ कि एक आपका 5 स्टार होटल है, उसमें नंबर ऑफ रूम्स जो हैं
जो नंबर ऑफ रूम्स है वो कितने हैं? एक में 71 रूम है, एक में 30 रूम है, एक में 61 रूम है, एक में 59 रूम है, एक में 31 रूम है, एक में 40 रूम है, एक में 29 रूम है। ठीक है, अब मैं आपको इसको बोलता हूँ, इसका मीडियन निकालो, मीडियन नंबर ऑफ रूम। सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। कैसे असेंडिंग? सबसे पहले 29 आएगा, उससे बड़ा 30 है यहाँ पे, फिर 31 दिख रहा है मुझे, फिर 40 दिख रहा है, फिर 59 दिख रहा है ना, फिर 59 दिख रहा है, फिर 61 दिख रहा है, फिर 71 दिख रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 7 है। आपको 7+1/2 कर देना है, मतलब 8/2। इसका मतलब आपकी जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगी वो आपका मीडियन होगा। तो गिनो, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये आपका क्या होगा? मीडियन। तो आपका मीडियन कितना आ गया? 40। मीडियन कितना आ गया? 40। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। बट अगर इसकी जगह, ध्यान से सुनो, अगर इसकी जगह आपका क्या होता, इसकी जगह अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होती, मतलब यहां पर मान लो ये नहीं होता, 71 नहीं होता, मैं वापस लिखता हूँ, या यही क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ध्यान से सुना, यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये 8 नहीं होता, 8 नहीं होता, अब कितने नंबर बचते हैं आपके? एक नंबर है 2, दूसरा भी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के नंबर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने? 6। इस केस में आप क्या करो, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगी। अब क्या करना है आपने? इस 6 को, मतलब जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है, उसको n को 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, n को 2 से डिवाइड कर देना है। n को, मतलब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3। इसका मतलब आपने थर्ड ऑब्जर्वेशन लेनी है, ध्यान से सुनना, और उसके बाद वाली ऑब्जर्वेशन लेनी है। कौन सी? फोर्थ। इन दोनों का सम करना है, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे, डिवाइड कर देना है 2 के साथ। जो आपका नंबर आएगा वो इसका मीडियन होगा। 5 और 3 क्या होगा? 8। 8 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 4। तो 4 इसका आपका क्या है? मीडियन है। 4 ही आपका मीडियन है। ठीक है, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन ही आई है, नंबर 4 ही आपका मीडियन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? वापस समझा दे, ये क्वेश्चन वापस करवा देता हूँ यार। आई डोंट वांट कि आप यहाँ से जाओ और आप बोलो कि मुझे ये समझ नहीं आया, तो मेरे को वैसा नहीं चाहिए। देखो, मैं एक क्वेश्चन आपका लिखता हूँ, एक तो आपको समझ आया ना? अगर मीडियन, अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो आप +1 करके डिवाइड कर दो 2 के साथ। मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 9 थी, 9 थी, तो 9+1/2 मतलब कितना हो गया? 10/2। 10/2 5, मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपकी मीडियन है। बात खत्म, गिन लो फिफ्थ नंबर पे जो। बट असेंडिंग ऑर्डर में पहले लगा के, अगर नहीं लगा रहे हो तो खराब है काम। ठीक है, अब देखो देखो यार, इसके बाद एमसीक्यू सेशन आएगा, पहले क्वेश्चन समझ लो, नेक्स्ट सेशन में कवर हो जाएंगे सारे डाउट। अब एक और लिख रहा हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन $1 million फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग 8 क्वार्टर आर रिकॉर्ड। देखो, एक कंट्री से जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ वो लिखा हुआ है। वो क्या है? 29.7, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 66.6, 2.3, 14.1, 36.6, 18.7, उसके बाद आ गया 3.5 एंड 21.3। नंबर गिनो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर है। मतलब ये कौन सा केस है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो मैं लगाता हूँ। सबसे छोटा यहाँ पे क्या है? 2.3। ठीक है, ये वाला 2.3 है। उसके बाद आपका आ जाएगा 3.5, उसके बाद आपका आ जाएगा 14.1, उसके बाद आपका आ जाएगा 16.6। सॉरी यार, ठीक है, आपका 3.5 के बाद क्या है? 14.1, उसके बाद ये वाला है 16.6 आपका। ठीक है, 16.6 के बाद आपका ये आ गया ना 18.7। ठीक है, 18.7 आ गया। उसके बाद आपका आ गया 21.3, 21.3 ये वाला। उसके बाद आपका आ गया 21.3 के बाद 29.7, 29.7 के बाद आपका कौन सा है? 36.6। क्या मैंने सारे लिख दिए? लिख दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सारे आगे। अब मैंने आपको बोला था ये इवन नंबर वाला है, तो कितने हैं टोटल? 8। 8 को 2 से डिवाइड करो। कौन सी ऑब्जर्वेशन है? 4। अब आपने ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन नहीं लेनी है, आपकी जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है और उसके बाद वाली फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का सम करना है। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी थी? फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपकी है 16.6, इसमें आप सम करोगे 18.7 और डिवाइड कर दो 2 के साथ। तो वो जो आपका आंसर आएगा, इन दोनों को सम करके डिवाइड करोगे 2 के साथ, तो 17.65 आएगा। यही आपका मीडियन है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे मीडियन के दो केस बनते हैं सर। पहला केस ये बोलता है, देखो मीडियन क्या है? एक ऐसी सेंट्रल पोजिशनल वैल्यू जिससे आधी वैल्यूज ऊपर होंगे, आधी वैल्यूज नीचे होंगे। सेकंड, आपने एक कंसेप्ट ये सीखा कि अगर हमारी सबसे पहले कोई भी डेटा आएगा, हमें मीडियन निकालना, तो हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमने देखना है उसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है। अगर ऑब्जर्वेशन ऑड है तो हमें +1/2। मान लो ऑब्जर्वेशन 15 है, 15 + 1 क्या हो जाएगा? 16। 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8। एट्थ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी मीडियन होगा।
बट अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो आपने क्या करना है, मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 12 है तो उसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, कितना आ गया 6। तो जो सिक्स्थ पोजीशन होगी, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन होगी वो और सेवंथ ऑब्जर्वेशन का सम करना है और डिवाइड कर देना है 2 के साथ, आपका मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। इसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है, तो भाई इसके मेरिट डीमेरिट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। क्या मेरिट डीमेरिट है, सबसे पहली बात, इसको इजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको आप मेयरली देखो, ध्यान से सुनना, इसको आप इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्शन के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे क्या मैंने जब आपको मैं ये मीडियन का कंसेप्ट समझा रहा था, ये मीडियन का कंसेप्ट समझा रहा था, क्या मैंने इसको कैलकुलेट किया था, कोई फॉर्मूला लगाया था? नहीं, मैंने ऐसे ही बता दिया था, 3 कम 3 ऊपर तो बीच वाली मीडियन है। ठीक है, तो आप इंस्पेक्शन के थ्रू भी इसको निकाल सकते हो। एक एक्सट्रीम वैल्यूज का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। मैंने आपको बोला था 8 की जगह 8000 भी लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सट्रीम वैल्यू का इसका कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज जो इसका मेरिट होता है मीडियन का, मीडियन को आप ग्राफिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब ग्राफ के थ्रू भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फिर कभी बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हो। इसका लिमिटेशन क्या है, सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन ये है कि जैसे हम मीन को फर्दर स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट में यूज करते हैं, इसी तरह मीडियन को यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये पोजिशनल वैल्यू है, ये भी इसका लिमिटेशन है। क्या इसने क्या ये सभी वैल्यूज के बेस्ड पे है? नहीं है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है, ये सभी वैल्यूज के बेसिस पे नहीं है। ये पॉइंट आपने याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसने तो सभी वैल्यूज को लेके ऐड किया ही नहीं। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना। दिस इज क्लियर। आई होप आपको मीन मीडियन के कंसेप्ट जो है वो समझ आ गए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो तो बहुत सिंपल है, इसको तो मतलब बताना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है आपके लिए, आप वो समझ लोगे। मोड क्या होता है? देखो, मोड वो वैल्यू होती है किसी पॉइंट में जहां पर सारी वैल्यू जो है वो कंसंट्रेट करे। ठीक है, जिस वैल्यू के आगे पीछे सारी वैल्यूज कंसंट्रेट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोड। या इसी किसी डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे? मोड। उसको क्या बोलते हैं हम? मोड। मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा पाई जाती है उसको हम बोलेंगे मोड। मान लो आप एक बार रोड में चले गए ट्रैफिक देखने के लिए, आप देखोगे कि सबसे ज्यादा आपको बाइक और स्कूटर मिलेंगे, स्कूटी बाइक स्कूटर। ठीक है, मतलब टू व्हीलर। आपको फोर व्हीलर थोड़े कम मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो ट्रक्स हैं वो उससे कम मिलेंगे। आप मोड क्या होगा जब आप एक ट्रैफिक एरिया में जाते हो? मोड जो है वो होगा टू व्हीलर। जो सबसे ज्यादा पाया जाता है किसी ग्रुप ऑफ डेटा में उसको हम बोलते हैं मोड। ठीक है, अब जैसे मैं एक डेटा लिखता हूँ, आपने मुझे बताना है। देखो, मोड जो है आपको सिंपली इसमें कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डेटा लिखता हूँ, आपने बताना है मोड इसका। एक नंबर है हमारे पास 90, 70, 50, 30, 40, 86, 65, 73, 90, 90। ठीक है, 88। मुझे बताओ इसका मोड क्या है? मैंने कुछ नंबर लिख दी। देखो, इसका आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर भी सामने पता चल जाता है। बिना असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखे भी आप समझ सकते हो। जैसे इधर सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया है? मेरे को दिख रहा है 90, यहां भी आया है 90, यहां भी आया है 90 आया। सबसे ज्यादा 90 आया। कितनी बार आया? 3 बार। ठीक है, और कोई है जो इतनी बार आया? नहीं। इस डेटा का जो हमारा मोड होगा वो 90 होगा। तो मतलब एक ऐसी ऑब्जर्वेशन आपने लेनी है डाटा में जो सबसे ज्यादा बार आई है, उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलेंगे? उस ऑब्जर्वेशन को हम बोलेंगे, वो हमारा क्या है? मोड है। ठीक है, मान लो मैं एक डेटा लिखता हूं 80, 112, 110, 115। बताओ इसका मोड क्या है? बताओ इस डेटा का मोड क्या है? 80, 112, 110 और 15। क्या इसका कोई मोड है? नहीं है। क्यों? इसमें सारी ऑब्जर्वेशन एक एक बार आई हैं। इसमें अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन 2 बार आ जाता, जैसे मान लो मैं 112 लिख देता, फिर इसका मोड आ जाता है 112। ठीक है, बट पहले इसका कोई मोड नहीं था। क्यों? हर एक ऑब्जर्वेशन एक बार। तो मोड वो डेटा, वो वैल्यू होती है जो वैल्यू ग्रुप में सबसे ज्यादा बार आती है। तो जिसकी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम मोड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया। देखो, आज कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लो। बाकी जब हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक पे तो आपके सारे तरह के क्वेश्चन में ले आऊंगा जो पेपर्स में पूछे जाते हैं, फिर आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इस मोड के क्या फायदे नुकसान है? पहली बात, इसको भी इजी है समझना। ठीक है, इजी अंडरस्टैंड है। सबसे इजी तो यही है कि जो सबसे ज्यादा डेटा पाया जाता है उसको हम मोड कंसीडर करते हैं। इसको भी आप ग्राफिकली निकाल सकते हो।
आप सिर्फ मीन को ग्राफिकली नहीं निकाल सकते, इसको ग्राफिकली निकाल सकते हो, ठीक है। इसको आप इंस्पेक्शन के थ्रू भी निकाल सकते हो। देखो कैलकुलेट तो किया ही नहीं मैंने कुछ, इंस्पेक्शन के थ्रू भी आप निकाल सकते हो। इसका भी एक्सट्रीम वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सट्रीम देखो कोई भी अगर पोजिशनल एवरेज है ना, तो उसका एक्सट्रीम वैल्यू का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू में 500 लिख देता हूँ, भाई 500 अगर आएगी एक बार है तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका एक्सट्रीम वैल्यू से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब इसका फर्दर डीमेरिट ये कि इसका फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ये सभी वैल्यूज को इनकलकेट नहीं करता, सभी वैल्यूज के बेसिस पे नहीं होता जैसे आपका मीन होता है। तो यही इसके जो मीडियन के ड्रॉबैक्स है, मोर और लेस वही मोड के ड्रॉबैक्स है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट समझ आया, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ दो फैक्ट्स यहाँ पे डाल दिए हैं जो आपको रटना है, इसके बेसिस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्ट, तीन चीजें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, मैं आपको बताया था, ठीक है। कोई भी अगर सेट ऑफ डेटा हो उसमें जो अर्थमेटिक मीन होता है उसकी वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से या इक्वल हो सकेगी या उससे ज्यादा ही होगी, हमेशा कम नहीं होगी। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कम नहीं होगा, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन के या इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी, किसी भी सेट ऑफ डेटा के लिए, एक सिंगल सेट ऑफ डेटा के लिए जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से या बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा या उससे इक्वल होगा, तो कम नहीं हो सकता। ये आपने याद रखना, ठीक है। और दूसरा, अगर आपका एक डेटा है उसमें मीडियन भी दिया हुआ है, मान लो एक डेटा है उसमें आपको मीडियन की वैल्यू दी हुई है या मीन की वैल्यू दी हुई है और आपको मोड निकालना है, तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। मोड होता है हमारा, जो मीडियन आया होगा उससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस जो मीन आया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका मोड निकल जाएगा। जैसे मैं आपको लिखता हूँ, एक डेटा लिखता हूँ कि आपके पास एक डेटा है जिसमें मीडियन, ध्यान से सुनना, एक डेटा है आपके पास जिसमें मीन की वैल्यू जो है वो 72 है, और जो आपका मीडियन है, मीन की वैल्यू जो है आपका 72 है, ठीक है। और जो मीडियन है, मान लो मीडियन की वैल्यू आपकी कितनी है, 78 है। मीन की वैल्यू 72 है और मीडियन की वैल्यू 78 है। मैं आपको बोलता हूँ मोड निकालो, कुछ नहीं करना है आपको। मोड निकालने के लिए जो मीडियन की वैल्यू थी उसको 78 से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस जो मीन की वैल्यू है, मीन कितना है 72, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को प्लस माइनस कर देना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे अगर हम 78 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 234, तो यहाँ पर आ गया 234, माइनस 72 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 144। तो अगर 144 में से हम 34 को माइनस कर दें तो आपका कितना बन जाएगा, 90। तो बेसिकली इसका मोड कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। दिस इज क्लियर। बेसिकली आपको मोड निकालना, अगर आपको मीन और मीडियन दिया हो तो आप क्या कर सकते हो, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ पे मीन दिया होता है 72, मीडियन 78, तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन 78 है हमारा, माइनस 2 इंटू मीन 72 है, तो 3 इंटू 78 234 माइनस 144, तो कितना बचा हमारे पास, 90। तो आपका मोड आ गया 90। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू और आपको तीनों कंसेप्ट जो है वो समझ आए होंगे। आज हमने क्या क्या सीखा है क्लास में, आज हमने सीखा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू जो बाकी पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस। फिर हमने एक बार पूरा रिवाइज कर लो जो सीखा है, एक अच्छा स्टैटिस्टिकल एवरेज वो होगा जो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, कैलकुलेट हो जाए और इंटरप्रेट हो जाए, ये सारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस में हो, और इसका जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसका ज्यादा असर इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा मीन, मीन में हमने पढ़े अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। आज हमने अर्थमेटिक मीन कवर किया। पोजिशनल में मीडियन और मोड आता है। अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपल वे, ठीक है। ये सभी डेटा के बेसिस में बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, बट ड्रॉबैक इज दैट इट इज एक्सट्रीमली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। थर्ड, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ये तीन इसके मैंने लिमिटेशन दो बता दी और एक इसका एडवांटेज बता दिया कि बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, और एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है, ये इसकी लिमिटेशन है। क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज नहीं कर सकते और ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर अगर दो सेट ऑफ डेटा है और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है और आपका मीन दिया हो, तो आप कंबाइंड मीन निकाल सकते हो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मीन से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के सम के साथ। फिर हमने पढ़ा मीडियन, एक डेटा में, एक ऐसी सेट में एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे आधी वैल्यूज ऊपर होती है, आधी वैल्यू नीचे। आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आपने देखना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मान लो 9 है, प्लस 1 करके डिवाइड कर दो 2 के साथ, 9 प्लस 1 कितना होगा, 10, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपकी मीडियन होगी। और अगर आपके इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे 8 ऑब्जर्वेशन, तो 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 4। तो चौथी ऑब्जर्वेशन उठानी है, पांचवी ऑब्जर्वेशन उठानी है और दोनों का मीन ले लेना, मतलब फोर्थ प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, तो आपका मीडियन आ जाए। इसका फायदा क्या है, एक इंस्पेक्शन से भी निकाल सकते हो, एक्सट्रीम वैल्यू का असर नहीं होता, ग्राफिकल मेथड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लिमिटेशन यह है कि सभी डेटा
सेट को इंक्लूड नहीं करता, ऑल ऑब्जर्वेशन के बेसिस में नहीं, और ये पोजिशनल एवरेज है। फिर हमने मोड के बारे में पढ़ा, एक ऐसी वैल्यू जो हाईली कंसेंट्रेट करे कि सेट ऑफ डेटा में जो सबसे ज्यादा बार आपको दिखे, ठीक है। इसको भी आप बाय इंस्पेक्शन निकाल सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड है, ग्राफिकली भी होता है, एक्सट्रीम वैल्यू का इस पे भी कोई असर नहीं होता, ठीक है। ड्रॉबैक ये है कि इसमें सभी ऑब्जर्वेशन के बेसिस में नहीं है। फिर आपको मैंने डेली डोज में आज ये बताया कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। और अगर आपको मोड निकालना हो, मीडियन और मीन दिया हो, मतलब तीनों में से कोई दो दिए हो, तो आप किसी तीसरे को निकाल सकते हो। मान लो मोड और देखो कोई भी, मान लो मोड और मीडियन दिया है, मीन निकालना तो भी निकाल सकते हो ना। मोड को यहीं पे रखो, ध्यान से सुनो, इस मीडियन 3 मीडियन को इधर ले जाओ तो ये -3 मीडियन हो जाएगा, ठीक है। -3 मीडियन हो जाएगा, -3 मीडियन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, -2 अरिथमेटिक मीन, ये बच जाएगा। अब इस -2 को भी यहाँ नीचे ले चलो, तो ये -2 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये -2 नीचे आ जाएगा, तो आप अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप किसी की भी दो मिल जाए तो तीसरा आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और बाकी 4 लेक्चर ऑलरेडी आपके अपलोड हो चुके हैं, 3 या 4, तो वो आप देख लो, स्टैट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी जो डेली सेशंस आपके चल रहे हैं, आप अच्छे से फाइनेंस अकाउंट सेशन की प्रिपरेशन करो। आपका रिस्पॉन्स बहुत कम आता है, तभी मैंने पिछली बार भी क्लास नहीं ली। तो टाइमली पढ़ा करो, ताकि मैं भी आपको पढ़ाता रहूं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहीं पर आपको क्लासेस का शेड्यूल जो है मैं प्रोवाइड कर। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।